तो आर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अगली स्टेप में चलेंगे तो 3BO3, इसको जब हीट सप्लाई करते हैं, अगली रिएक्शन है उसमें, तो यहाँ B2O3 बन जाता है, बोरान का हाइड्राइड। और बोरान के हाइड्राइड को मैग्नीशियम के साथ गर्म करते हैं, प्लस 3Mg, तो क्या बन जाएगा 3MgO प्लस 5, बोरान से ब्रेक हो जाएगा। तो आपका आंसर ये बी है। क्या पूछा उसने, ए और सी, तो ये आंसर है सी। मैग्नीशियम से बोरान का ऑक्साइड रिएक्ट होगा तो आपको मिल जाएगा बोरान। देखिए पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, नोट कर लीजिए। देखिए भाई, आप पहले ये नोट कर लीजिए 65, फिर प्रतीक्षा ने क्वेश्चन किया है 63, सानिका ने किया है 61। तो 63 को पहले समझा था। 63 क्या है, चलिए 63 को हम पढ़ते हैं। ये 65 का सॉल्यूशन था, नोट करिए। अब हम 63 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 63 नंबर का क्वेश्चन है हाइड्राइड ऑफ बोरान अगर B2 एसिड B12 does not exist। बोर्ड पर डायग्राम बना के समझाऊंगा। 63 नंबर का क्वेश्चन मैं जैसे जैसे लिखता चलूं आप भी लिखते चलिए, थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब हम बात करेंगे 63 नंबर का क्वेश्चन। प्रतीक्षा ने इसको किया, पूछा है। तो पहले B2S6 का डायग्राम बनाऊंगा। B2S6 आपको डायग्राम पहले भी समझा चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। बोरान दोनों सेम प्लेन में होते हैं, एक हाइड्रोजन टर्मिनल, दूसरा भी टर्मिनल, तीसरा भी टर्मिनल, चौथा भी टर्मिनल, और 2 हाइड्रोजन इसमें ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, जो एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के डाउन साइड होता है। और यहाँ पर ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा, इसका ऑर्बिटल इससे ओवरलैपिंग, ये इससे ओवरलैपिंग कर लेगा, मतलब बनाना बॉन्डिंग बना लेता है। समझ में आ गए। अब हाइड्रोजन कैसे साइज का है, हाइड्रोजन स्मॉलर इन साइज, दुनिया में सबसे छोटा एलिमेंट है। तो ये यहाँ पर ब्रिज एलिमेंट की तरह दोनों बोरान के प्लेन में सेट हो जाता है, अंदर बैठ जाता है यहाँ पर। लेकिन वो बोलता B2Cl6 का फॉर्मेशन नहीं होता। तो देखिए ये क्लोरीन यहाँ लगी, यहाँ लगी, दूसरा बोरान ये क्लोरीन यहाँ लगी, यहाँ लगी। तो क्लोरीन की साइज क्या है, क्लोरीन की साइज लार्जर है। लार्जर है तो वो ब्रिज एलिमेंट की तरह यहाँ काम नहीं कर सकता, इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता, इसलिए B2Cl6 का इंप्रेशन नहीं है। नोट कर लीजिए, आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, वैष्णवी आपको 65 जब समझाया था तब कहाँ थी, डबल से कोई क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन बोर्ड पे लिखा तब कहाँ थे आप? आप किसी बच्चे के पास से नोट करिए। अभी 65 का क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व किया। हम आपको बोल रहे हैं कि अपने सारे क्वेश्चन समझिए, किसी ना किसी का वहां सॉल्यूशन आएगा। आप समझ रहे हो कि केवल हमें जब समझ में आए तभी हम बोले। मैंने 65 का सॉल्यूशन लिखा और 2 मिनट लिखने के बाद मैं रुका हूं। डबल से मत बोलिए, आपको जो अलग से कोई नंबर है तो बोलिए। जैसे 63 मैंने समझाया, आप 63 सब समझिए। जेई मेंस का स्टूडेंट हो चाहे जेई नीट का हो, आप सब एक साथ लिखिए। ऐसा नहीं थोड़ी देर बाद कोई दूसरा स्टूडेंट बोले 63 बताइए वापस। चलिए किसी ने 61 पूछा है, 61 पूछा है सानिका ने।
रुचिता ने भी 61 पूछा है। रिएक्शन का रिएक्शन लिख लीजिए, ये आंसर करेक्ट है उसका, बट उसकी रिएक्शन आपको आना चाहिए क्या होता है। तो देखिए क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिलेटिनस प्रेसिपिटेशन देगा इसमें। 61 Al2SO4 ऑल्थराइज एल्यूमिनियम सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया है, तो यहाँ कर लीजिए 3 और यहाँ बन जाएगा NH4। चलिए भाई इसको होल ट्वाइस कर लीजिए ना, 6 कर लीजिए, चलिए जो भी हो, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। और ये अमोनियम सल्फेट कितना बनेगा, क्योंकि सल्फेट 3 है तो इसको 3 बनाना पड़ेगा। ये हो गया 6, ये इसको मैंने 6 कर दिया। अब ये एल्यूमिनियम इससे रिएक्ट हो जाएगा, ट्वाइस AlOH होल ट्राइज। ये है जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। 61 का सॉल्यूशन लिख लीजिए, आंसर करेक्ट है। चलिए 61 हो गया। वैष्णवी 65 का आंसर आपके पास स्टडी पैकेज है, उसमें से सॉल्व करना, मैंने रिएक्शन लिखी थी, आपने टाइम से उसको नोट नहीं किया। चलिए भाई 61 के बाद रुचिता समझ में आ गया। सानिका ने फिर से 66 की बात की है, एक सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एट एज बफर बिकॉज। चलिए 66 नंबर के क्वेश्चन को समझिए। सानिका ने पूछा है, सुनिएगा सभी बच्चे, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। बफर सॉल्यूशन कहाँ पढ़े हमने, आयोनिक इक्विलिब्रियम में। यहाँ बफर सॉल्यूशन का आपको कंसेप्ट समझाता, फिर क्वेश्चन को समझाऊंगा डायरेक्ट। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आर बेस को मिक्स करें तो उनकी पीएच वैल्यू नो चेंज। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लीजिए सभी स्टूडेंट, बोल देता फिर से मैं, हाथ पे चलाइए। बफर सॉल्यूशन in which the small amount of acid or base। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिनमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को मिक्स करें, then pH वैल्यू does not change। pH वैल्यू चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। नोट कर लिया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता मैं, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को मिक्स करें तो उनकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज द पीएच वैल्यू व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिक्स। और इस बफर सॉल्यूशन को पहचानने का तरीका है, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। दोनों के एग्जांपल लिखूंगा, उसके कंसेप्ट को समझाऊंगा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो एसिड का हो, बट एसिड कैसा होना चाहिए, एसिड कैसा होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, जैसे CH3COOH। इस वीक एसिड सॉल्यूशन बनाना मतलब कंपोनेंट 2 होंगे। इस वीक एसिड कंडीशन है बफर सॉल्यूशन की, एसिडिक बफर सॉल्यूशन वीक एसिड होना चाहिए, और दूसरा मटेरियल कौन होना चाहिए, उस वीक एसिड का स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो वीक एसिड का स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, सोडियम एसिटेट। इन दोनों का मिक्सचर एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। इसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को मिक्स करोगे तो इसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी। बेसिक बफर सॉल्यूशन में चलते हैं, उसकी भी टर्म कंडीशन यही, ये मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग साल्ट होना चाहिए और ये वीक एसिड होना चाहिए, तब वीक
तब एसिडिक बफर सॉल्यूशन फॉर्मेशन। दूसरा इसमें जाएगा, क्या होना चाहिए, वीक बेस, ये वीक बेस है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, NH4 इस तरह, तब जाकर के ये बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक और सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन, तो बोरेक्स का सॉल्यूशन बनाए हम, तो यहाँ पर लिखेंगे बोरेक्स को, बोरेक्स का सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होता है ये Na2B4O7 प्लस वाटर। बोरेक्स को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दो चीजें बनेगी, एक तो बनेगा ट्वाइस NaOH, ये बन गया, ट्वाइस Na गया, इसको डबल कर दो तो बन जाएगा ट्वाइस NaOH, और क्या बचा, बोरिक एसिड बनेगा H3BO3, तो यहाँ बैलेंस कर लेना, 4H3BO3 बनेगा, बैलेंस कर देता मैं, 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12 और 2 14, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 7, बोरान हो गए 4, सोडियम है 2, बैलेंस है। ठीक है, तो आप देखिए जब बोरेक्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दो चीजें आपको मिलती है, एक NaOH जो स्ट्रॉन्ग गैस है, और ये कैसा है, वीक एसिड। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, बोरिक एसिड वीक एसिड है और इसके अंदर बोरेट आयन प्रेजेंट है, ये बोरिक एसिड होगा, ये बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, ये यहाँ और डिटेल लिखता देखिए, देखना ध्यान से समझना, ये बोरिक एसिड, ये तो वीक एसिड है, इसके अंदर NaOH है, अब ये बोरिक एसिड के अंदर क्या होगा, BO3 ट्रिपल माइनस, ये किससे रिएक्ट हो जाएगा, सोडियम से। अरे यहाँ सोडियम बैठा है, इसमें आयन के फॉर्म में रहते हैं सॉल्यूशन में, ये सोडियम इस बोरेट से रिएक्ट होगा, क्या बना देगा, Na3BO3 ऐसा बन जाएगा। तो ये बोरिक एसिड तो वीक एसिड है और इसके साथ ये स्ट्रॉन्ग साल्ट सोडियम बोरेट। बात को ध्यान से समझिए, जब आप बोरेक्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पहले बनता बोरिक एसिड, वो वीक एसिड है, और NaOH भी बनता है, बोरिक एसिड का BO3 माइनस और NaOH का सोडियम पॉजिटिव आयन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, Na3BO3 सोडियम बोरेट, ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है। देखिए यहाँ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग साल्ट का सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है, इसलिए आंसर है कि उसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग साल्ट का सॉल्यूशन है, इस कारण वो बफर सॉल्यूशन है, ढूंढिए, ये आंसर करेक्ट है इसका। किसने क्वेश्चन पूछा था, प्रतीक्षा इथा पे, बात समझ में आ गई, प्रतीक्षा हाँ ना बोलिए। वैष्णवी ने पूछा है 70 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 70 नंबर पर जाते हैं। चलिए वैष्णवी ने 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, समझिए वैष्णवी। सेवेंटी नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है वैष्णवी ने, उसका आंसर ढूंढते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है,
डाई बोरान इज ए लुईस एसिड, मतलब B2S6, उसने बोला ये लुईस एसिड होगा। भाई लुईस एसिड क्यों? कि डाई बोरान तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसके वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 12। होना कितने चाहिए? 16। डर भी समझाएगा। तो डाई बोरान क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा उसने बोला फॉर्मिंग एडिशन ऑफ NH3, ये NH3 से रिएक्ट होता है, ये लुईस बेस की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। जिस मटेरियल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो लुईस बेस और B2S6 लुईस एसिड। इस क्लास में डिस्टरबेंस बहुत, ये लोग बच्चे आना जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। ये लुईस एसिड लुईस बेस का पेयर है। अब इन दोनों की रिएक्शन से क्या फॉर्मेशन होता है? B3N3H6, जिसके बारे में आपको समझाया है। अगर बेंजीन की बात करें तो C6H6, ये ऑर्गेनिक बेंजीन है, और यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन से इस बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इसका डायग्राम कैसे रहेगा? बोरान, नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, कार्बन की जगह ये तीनों ले लेते हैं। यहाँ बोरान, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ बोरान, यहाँ नाइट्रोजन। इनसे हाइड्रोजन अटैच होता है कि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करके रखता है, ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा। मतलब इसकी शकल सूरत बेंजीन की तरह है, बट इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इसको बोलते हैं बोरेजोल या बोरेजिन भी बोलते हैं। ठीक, अब आंसर ढूंढेंगे इतना समझने के बाद। इसका आंसर है बी। ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट इनटू बोरेजिन कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। इन आयोनिक एग्जिट BH2NH2 एंड BH4 माइनस आयन। देखिए मेरे हिसाब से सी होगा। क्या आंसर है 70 का? किसने पूछा था? 70 का आंसर सी है, ठीक है, दोनों करेक्ट है, बी और सी। अब वो जो पहली वाला क्वेश्चन, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट लिखा, उसमें रिएक्शन बना लेना, वो एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव बन जाएगा, हो जाएगा। तो सी आंसर करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट मैंने समझा दिया। अब भाई ये गड़बड़ हो गई, ये सब आगे निकल गए। 60, 73 तो समझाऊंगा, लेकिन इसके पहले कौन है? 69 किसने पूछा है? 69 देखिए 69 को समझाते हैं, फिर ये 73 वाला समझाएंगे। देखिए 69 का आंसर है कि एल्यूमिनियम इज स्पॉन्गेस रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम स्पॉन्गेस रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो कौन है? डॉक्टर, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होना, मतलब एल्यूमिनियम स्पॉन्गेस रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब ये है कि उसको कोई दूसरा रिड्यूस नहीं कर सकता। जो खुद बड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसको कोई रिड्यूस कर सकता है क्या? नहीं। तो देखिए ZnO प्लस सी, इसमें रिएक्शन होगी Zn प्लस सी होगी, पॉजिटिव वाला कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा। दूसरा Cr2O3
प्लस एल्यूमिनियम ट्वाइस। एल्यूमिनियम बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्रोमियम को यहाँ से हटा देगा, क्या बना देगा Al2O3 प्लस 2Cr। ये भी रिएक्शन प्रोसीड हो जाए क्योंकि एल्यूमिनियम क्रोमियम से बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको रिड्यूस कर देगा। तीसरी रिएक्शन क्या है Al2O3 प्लस Cr। क्रोमियम छोटा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एल्यूमिनियम को यहाँ से हटा नहीं सकता, उसकी दम नहीं है। क्यों? हमने यहाँ रिएक्शन में पहले लिख दिया एल्यूमिनियम बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्रोमियम को रिड्यूस कर सकता बट क्रोमियम उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये 69 का आंसर है और 69 का आंसर होना चाहिए फर्स्ट। कौन सा आंसर होना चाहिए? देखिए भाई कौन सा आंसर दिया, पॉसिबल रिएक्शन आ, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? फर्स्ट एंड सेकंड। देखो आंसर क्या है 69 का, फिर बात करते हैं। सानिका को 73 क्वेश्चन, पहले मेरे को 69 का आंसर बताओ क्या है। 69 का आंसर है सी, ठीक है करेक्ट है। चलिए 73 पे आ जाइए। 73 क्या है भाई? 73 को छोड़ दीजिए जिसने भी पूछा, क्यों कि सिलिकॉन का क्वेश्चन है, सिलिकॉन मतलब सिलिकेट का क्वेश्चन है और सिलिकेट सिलेबस से हटा दी, इसलिए टेंशन मत लीजिए, छोड़ दीजिए। बोलिए 73 के बाद उसमें आंसर देख के टिक लगा लीजिए, कोई दम नहीं उस क्वेश्चन में, ना आते हैं सिलिकेट के। सिलिकेट पहले सिलेबस में था, अब हटा दिया। चलिए 73 के बाद और किसी को डाउट है भाई? कोई 75 प्रत्यक्षा रिएक्टिविटी ओरिजिन ग्रेटर देन बेंजीन। देखो डायग्राम फिर से समझाते हैं। आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में पूछा है प्रतीक्षा। अभी डायग्राम बनाए थे मैंने 75 के। एक होती है ऑर्गेनिक बेंजीन एस जिसका फार्मूला होता है C6H, और हम पढ़ चुके हैं कि ये स्टेबल होती है बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन स्टेबल होती है। किसके कारण? क्योंकि इसमें क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है, इनका डीलोकेलाइजेशन होता रहता है, पूरी रिंग में ये सर्कुलेट रहते हैं, घूमते रहते हैं, पता नहीं वो कहाँ है, तो उसको हम बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड। इस बेंजीन इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये ऑर्गेनिक बेंजीन मोर स्टेबल होती है। लेकिन उसने बोला इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन का डायग्राम ये है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ बोरान, यहाँ फिर नाइट्रोजन, यहाँ बोरान, ऐसे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा, ये इसको देगा, और सभी से एक एक हाइड्रोजन अटैच है। ऐसा बताओ इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड का सर्कुलेशन होना चाहिए, तो कार्बोनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए इसमें रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव। क्वेश्चन को आंसर पढ़िए। 75 सॉल्व हो गया। 74 किसने पूछा है? प्रसाद पिसाद। 75 का आंसर क्या है? हाफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन यूनिट, डी आंसर करेक्ट है 75 का। 74 पर आ जाइए, 74 में जाइए भाई। चलिए 74 की बात करें, सिंपल सा आंसर है।
सिंपल सा आंसर है। एलम का जो फार्मूला होता है ऐसा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस into 24 H2O, इसको बोलते हैं एलम। और एलम की टर्म कंडीशन मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा या तो पोटेशियम या सोडियम, इसका है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ कौन से ग्रुप का? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर एल्यूमिनियम खुद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, तो जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर जो होता है वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और जब क्वेश्चन पढ़ोगे और बाकी ऑप्शन की स्टडी करोगे तो वहां पर जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब वो सभी एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर सकते हैं और एलम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। चलिए 76 श्रेया यादव ने क्वेश्चन पूछा है, Al2O3 को हीट करें कार्बन के एटमॉस्फेयर में क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर पर, तो क्या बनेगा? 76 की रिएक्शन लिख लीजिए क्योंकि उसमें रिएक्शन याद होना चाहिए। 76 की रिएक्शन लिखिए, Al2O3 प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन, तो प्रोडक्शन होगा इसका AlCl3। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 76। ये 3C और ये हो जाएगा 3Cl2, तो बन जाएगा 2AlCl3। 6 क्लोरीन गई, 2 एल्यूमिनियम गए, क्या बचा? 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसका आंसर है, नोट करिए, आंसर ढूंढ लेना। श्रेया यादव मिल गया आंसर। आंसर होना चाहिए डी, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए भाई, और 80 तक किसी को प्रॉब्लम है कोई? जेई मेंस के बच्चों को मैंने देखा है वो बिल्कुल भी पैकेज स्टडी पैकेज या तो सॉल्व करके नहीं ला रहे हैं, क्योंकि वो एक भी डाउट नहीं पूछते। और ऐसा नहीं हो सकता 30 क्वेश्चन में से एक आध डाउट ना आए। नीट वाले बच्चे डाउट समझते हैं केवल। अब इसमें ये सानी का 78 में क्या है? कितनी बार रिएक्शन लिखिए, फिर से रिएक्शन लिख ले। 78 में Al2O3 एल्यूमिना को जब कास्टिक सोडा से रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है 2NaAlO2। हाइड्रोजन को बना दीजिए, कितनी हाइड्रोजन बन जाएगी? 2। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन लिख लीजिए 78 का सॉल्यूशन और आंसर ढूंढ लीजिए। 78 के बाद भाई 79, चलिए 80, 78 के बाद 80 तक किसी को डाउट है? नहीं। एंड करें यहाँ पर। कल का होमवर्क लिखिए नीट और जेई मेंस वाले। कल का तो होमवर्क क्या, कल तो अपना ऑफ रहेगा, कल क्लास नहीं रहेगी, ध्यान रखना। अब आप हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए मैं आपको होमवर्क लिख देता 81 से लेकर, क्योंकि अपनी मुलाकात एक वीक बाद होगी अब, तो मैंने लिख दिए हैं। पूरा स्टडी पैकेज सॉल्व करके लाएंगे 281 से लेकर 200। अब आप ध्यान रखिए, आपको पर डे कितने क्वेश्चन करना है? पर डे 30 क्वेश्चन करना है ईमानदारी से।
उतने क्वेश्चन करिए, 200 तक आप वीक में पहुंच जाओगे। फिर लगातार 3 दिन तक 30 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और डाउट भी समझेंगे, दोनों ही काम करना पड़ेगा, तब समस्या हल होगी। बोलिए भाई, किसको प्रॉब्लम आ गई, कौन क्या बोलने में लगा है? डाइमेरिक हैलाइड मींस क्या होता है? श्रेया जादव, सीधा बोलना, 80 नंबर का क्वेश्चन समझा दो। बोलते बहुत देर से हो, डरते हो। 80 नंबर किसी ने पूछा है, सुनिए समझिए, जो चीज क्वेश्चन ना आता उसको बिना डरे समझिए, डरिए मत, डरोगे तो काम नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन को बोलिए, सर ये समझाइए, मैं समझा। एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमेरिक का मतलब समझिए। देखो, एक कंपाउंड होता अकेला तो अपन इसको बोलते हैं मोनोमर। एक ये अकेला है, AlCl3 एक मॉलिक्यूल है, सो मोनोमर। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाए किसी सेटिंग से तो उसको क्या बोलेंगे? डाइमर। डाई का मतलब डबल। 2 मॉलिक्यूल आपस में किसी बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू या किसी स्पेशल अटैचमेंट के थ्रू 2 मॉलिक्यूल आपस में एक हो गए तो डाइमर। और तीसरा होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एडिशन कर जाए तो पॉलीमर। एक अकेला जाए मोनोमर, एक अकेला मर जाए मोनोमर, 2 एक साथ मरे डाइमर, और बहुत सारे लोग एक साथ मरे तो पॉलीमर। ऐसी इनकी डेफिनेशन। तो अपने को क्या समझना है कि AlCl3 डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है और BCl3, अरे भाई बोरान भी तो उसी फैमिली का है, बोरान के बाद ही तो एल्यूमिनियम आता है। बोरान डाइमर का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, जबकि एल्यूमिनियम का क्लोराइड क्या कर सकता है? डाइमर का फॉर्मेशन कर सकता है। सुनिए ध्यान से इसको, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन 13 डाइमर क्यों फॉर्म होता है उसका रीजन समझना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनमें कोई स्पेशल टेक्निक होगी तभी डाइमर का फॉर्मेशन होता है। 2 एल्यूमिनियम के वैलेंसी सेल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, बट एल्यूमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्योंकि 3rd सेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल इसमें बैठा है। बोरान के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 3। बोरान का वैलेंसी सेल 2nd ऑर्बिट है और इसका डायग्राम क्या है? 2s2 2p1, और 2nd ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो डाइमर का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ये कर सकता है, कैसे करेगा समझना। इसका डायग्राम क्या है? 3s2 3p1। बोरान स्मॉलर साइज का है खुद, और ये थोड़ा लार्जर साइज का है बोरान के कंपैरिजन में। तो लार्जर साइज होने के कारण ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है, और एक स्पेशल कैरेक्टर है इसके पास। अब एल्यूमिनियम के आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इस तरह एल्यूमिनियम का आउटर वैलेंसी सेल है, ये एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाएगा? यहाँ। और यहाँ कौन है? वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो यहाँ पर ये और ये एक pz ऑर्बिटल भी इसके पास वेकेंट है। तो एल्यूमिनियम ऐसे होता है। अब डायग्राम यहाँ बनाएंगे, एक एल्यूमिनियम यहाँ है, ये डाइबोरान की तरह है, B2S6 की तरह। ये एल्यूमिनियम का डायग्राम। एक कितने क्लोरीन इस पर अटैच है? 3। एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, इस तरह। तो एक क्लोरीन को इधर लगाओ और एक को इधर लगाओ और एक क्लोरीन को यहाँ लगाओ, ये इसकी 3 क्लोरीन खत्म हो गई। अब ये डाइमर का फॉर्मेशन कैसे कर जाता है कि यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल है, उसका एल्यूमिनियम
एक इधर जाएगी क्लोरीन, एक इधर जाएगी और एक कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अब देखो ये मालिक्यूल और ये मालिक्यूल आपस में अटैच होना चाहिए तो डाइमर बन जाएगा, वरना ना बनेगा। तो एल्यूमिनियम की साइज लार्जर है, इसके कारण वो डाइमर का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ बॉन्डिंग कैसे होगी, तो क्लोरीन के पास चले, ये क्लोरीन का डायग्राम 2 8 7, क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। डायग्राम क्या होगा, 3s2 3p5, ये 3s2, ये 3p5, 1 2 3 4 5, ठीक है, बन गया क्लोरीन का डायग्राम। अब बताओ क्लोरीन में ये ऑर्बिटल जो वेकेंट ऑर्बिटल मतलब अनपेयर्ड ऑर्बिटल था, वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है ना। अरे क्लोरीन की इससे बॉन्डिंग हुई एल्यूमिनियम से, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने दिया अपना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल क्लोरीन ने भी तो डोनेट कर रखा है, यहाँ पे बॉन्डिंग में। सभी क्लोरीन के पीजेड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। यहाँ भी पीजेड मिला, यहाँ पीजेड, यहाँ भी पीजेड, इधर भी पीजेड, इधर भी पीजेड पीजेड, क्योंकि क्लोरीन के पास तो पीजेड ऑर्बिटल ही अनपेयर्ड था ना, और जो अनपेयर्ड होता वही तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। बट अब क्लोरीन को ध्यान से देखो, क्लोरीन के पास ये दो ऑर्बिटल पेयर्ड है, ये क्लोरीन के पास पेयर्ड ऑर्बिटल है, जिनके आप क्या नाम रख सकते हो, px और py। pz तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो चुका है क्लोरीन का, तो क्लोरीन के पास एक ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड था। px और py सभी क्लोरीन के पास पेयर्ड है, और हम तो इन दो क्लोरीन से मतलब रखते हैं क्योंकि बॉन्डिंग तो यही करेगी, इनसे कोई मतलब नहीं। हालांकि ये दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करेगी पर जाकर, अभी इनकी बात करें। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन क्या करेगी, बताओ यहाँ कौन वेकेंट है, अरे ये पीजेड ऑर्बिटल वेकेंट है एल्यूमिनियम में, ये एल्यूमिनियम का पीजेड ऑर्बिटल इस क्लोरीन के px और py ऑर्बिटल से बॉन्डिंग कर लेगा, ये वेकेंट है, बट इसके पास तो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है ना, कैसे ये करते हैं, ये बन गया डायग्राम। जैसे B2S6 में हुआ था उसी तरह की कहानी है, और दो डायग्राम बना लीजिए। क्लोरीन का px py ऑर्बिटल जो भी है वो इससे डाइमर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो बोरान की साइज स्मॉलर होने के कारण, ये बोरान की साइज स्मॉलर है, ये दोनों नजदीक होते हैं, तो क्लोरीन की साइज लार्जर है, ये इनके बीच में नहीं आ सकती, मतलब BCl3 का डाइमर नहीं बन सकता, क्योंकि बोरान एक तो स्मॉलर है नजदीक रहेगा, और क्लोरीन की साइज लार्जर है जो बीच में है, ये वहां अरेंज नहीं हो सकता। जबकि एल्यूमिनियम की साइज लार्जर है, दूर रहेंगे तो क्लोरीन वहां ब्रिज एलिमेंट की तरह काम करेगा। इसलिए 80 नंबर का क्वेश्चन जो है वो समझ में, चलिए नोट कर लीजिए डायग्राम, यस और नो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। कल हमने कहां तक स्टडी की थी, वहां से आगे बढ़ते हैं। कल क्या पढ़ा था उसके बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कार्बन फैमिली की स्टडी कर रहे थे हम।
चलिए भाई, क्या लिखा? प्रसाद विशाल पीनट पेयर इफेक्ट फिर से आएगा अगले साल, तब पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग लिख। पीनट पेयर इफेक्ट बोरान फैमिली में, कार्बन फैमिली में मैं दो बार समझा चुका हूं, लेकिन फिर आपका क्वेश्चन आ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। तो आप अगले साल पढ़ेंगे 12th में। इनर्ट पेयर इफेक्ट हर ग्रुप में आएगा, हर पी ब्लॉक के ग्रुप में आएगा। जब अगली बार आएगा मैं आपको फिर ध्यान से नाम लेकर के समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़िए। कल हमने मेटेलिक प्रॉपर्टी की स्टडी की थी। मेटेलिक प्रॉपर्टी के बाद आता है अगला हेडिंग लिखिए, हैलाइड्स। 14 ग्रुप मींस कार्बन फैमिली के हैलाइड्स की हम स्टडी कर रहे हैं। तो हैलाइड कार्बन फैमिली में इस तरह बनेंगे, डायग्राम बना के समझा था। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? हैलाइड्स की। और कार्बन फैमिली के, कार्बन फैमिली के मेंबर कितने हैं? पहला कार्बन, दूसरा सिलिकॉन, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 14, थर्ड एलिमेंट जर्मेनियम 32, चौथे नंबर पे SN50, PP82। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इसमें d ऑर्बिटल नहीं है। 284 इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है या निर्देश, और इसमें d ऑर्बिटल नहीं। 218 और इसमें d ऑर्बिटल फुलफिल आ चुका है। ठीक है, हैलाइड की बात करेंगे। कार्बन का हैलाइड क्या होगा? CCl4, और इसकी स्टेबिलिटी हायर होती है क्योंकि कार्बन की साइज स्मॉलर है। क्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर। उससे लेस स्टेबल कौन होगा? SiCl4, क्योंकि Si की साइज लार्जर है इसलिए उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। उससे कम GeCl4 जर्मेनियम का हैलाइड, सबसे कम SnCl4, और सबसे कम हो जाएगा PbCl4। ये स्टेबिलिटी का आर्डर है। एक तो ये याद रखना है कि इस ग्रुप के जो हैलाइड्स है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दूसरी बात ये याद रखना है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? पायरीन। जो पेट्रोल या डीजल में आग लगती है उसको बुझाने के काम में आता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में जो आग लगती है आप वाटर के थ्रू या किसी और मटेरियल से उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसे बुझा नहीं सकते। पायरीन नाम का कार्बन टेट्रा क्लोराइड का नाम होता है पायरीन, जो पेट्रोल या डीजल में जब आग लगती है तो उससे इसको रोका जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें याद रखना है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है हजन्स रूल से। किस रूल से? हजन्स रूल से कार्बन टेट्रा क्लोराइड कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। हजन्स रूल क्या है कि जो साइज स्मॉलर रखता है केटायन, जो केटायन स्मॉलर साइज का होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कार्बन की साइज स्मॉलर है। अब इसकी साइज स्मॉलर है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। ये हजन्स का फर्स्ट रूल है। स्मॉलर का केटायन हायर इज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर हायर होगी तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट आएगा। ये हजन्स का रूल है। सिलिकॉन की साइज, ये स्मॉलर साइज का, स्मॉलर केटायन हायर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। सिलिकॉन की साइज लार्जर है बट वो भी टेट्रा पॉजिटिव है, लेकिन इसकी साइज क्या है? लार्जर है एज कंपेयर टू कार्बन, तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है।
दूसरा क्वेश्चन। तीसरा लास्ट क्वेश्चन याद रखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी मैंने समझा भजन से कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। एक मींस कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवेलेंट नेचर का कोवेलेंट कंपाउंड है, वाटर इनसॉल्युबल होगा। जबकि सिलिकॉन SiCl4 वाटर में हाइड्रोलिस हो जाता है, हाइड्रोलिसिस कर जाएगा। उसके कारण क्यों कि सिलिकॉन की साइज लार्जर है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन कितने 14 2 8 4 और डायग्राम क्या होगा 3s2 3p2 और यहाँ वेकेंट क्या है, सिलिकॉन के पास 3d ऑर्बिटल वेकेंट है। इसमें ये वाटर के लोन पेयर को गेन कर सकता है। ये वाटर की ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, वाटर के लोन पेयर को वो कहाँ गेन कर सकता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल में। तो ये लुईस एसिड बन जाएगा और लुईस बेस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए SiCl4 वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं। अब मैं यहाँ रिएक्शन लिखता हूँ, ये Si, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, SiCl4 इसको वाटर से रिएक्ट किया, H+ OH-, ये वाटर क्या करेगा, ये एक क्लोरीन इसको हटाएगा, एक इसको हटाएगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल के दो OH, एक यहाँ और एक यहाँ करके लग जाएगा। क्या बन जाएगा? SiOH OH, दो Cl यहाँ लगे रहेंगे, ये दो क्लोरीन भी बाद में चले जाएंगे और फिर वाटर के दो OH यहाँ करके लग सकते हैं। तो समझाने का मतलब है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है, डिसॉल्व है, हाइड्रोलाइज हो सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। ये कहानी आपको डिटेल में लिखवा देता, नोट करिए। हेलाइड के 4 पॉइंट पे अपने को अलग अलग कहानी लिखना। लिखिए, फर्स्ट हेलाइड्स, तो हेलाइड के पहले नाम लिखिए। पहला हेलाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा हेलाइड SiCl4, तीसरा हेलाइड जर्मेनियम क्लोराइड, चौथा हेलाइड SnCl4, PbCl4। ये 5 इस ग्रुप के हेलाइड। पहला पॉइंट लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड। स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड लिखिए, इसमें हेलाइड की स्टेबिलिटी में डाउन द ग्रुप, stability decreases with increased size of element, with increased size of elements। जैसे जैसे हम एलिमेंट की साइज लार्जर होगी, हेलाइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। दूसरा पॉइंट वाइज लिखना। सेकंड पॉइंट लिखना, द कमर्शियल नेम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, द कमर्शियल नेम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज पायरीन। Which is used in protection of fire of diesel and petrol, which is protection of fire of diesel and petrol। डीजल एंड पेट्रोल में जब आग लगती है, उस फायर को प्रोटेक्शन में इसको काम दे देते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ
कार्बन, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम, according to Fajans rule, according to Fajans rule, carbon tetrachloride has higher covalent character, अब फजन्स रूल लिख लीजिए अगले पॉइंट में, 4th नंबर के पॉइंट में फजन्स रूल क्या है लिखिए। अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल, smaller the cation, higher is polarizing power, smaller the cation, higher is polarizing power. So compound have higher covalent character या maximum covalent character. Therefore, carbon tetrachloride not hydrolyzed, carbon tetrachloride not hydrolyzed, but SiCl4 hydrolyzed, but SiCl4 hydrolyzed. लिखिए, आंसर लिखिए। ड्यू टू present of d orbital, due to present of d orbital in Si, silicon can accept, due to presence of vacant d orbital in silicon, silicon can accept lone pair of oxygen atom of water. So it is hydrolyzed. बोर्ड पर जो रिएक्शन लिखी है मैंने सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की वाटर से रिएक्शन वो लिख लीजिए, और जब लिख लें तो यस और नो बोलिए, आगे का पॉइंट बोलते हैं। चलिए भाई, बोर्ड पर से जब रिएक्शन लिख लें, स्टूडेंट बहुत कम बचे हैं, यस और नो लिखिए तो आगे बढ़ेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रसाद
जब अपन 15 ग्रुप की स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे, उस दिन ध्यान रखना। चलिए, उत्कर्ष ने लिख लिया। और बोलिए भाई, एक दो लोग नोट कर लिया सबने रिएक्शन? ये हेलाइट की कहानी खत्म हो। चलिए, अनुष्का, नेट की प्रॉब्लम आप प्रॉपर मैनेज नहीं करते। बच्चे इनकमिंग आउट गोइंग करते रहते हैं। चलिए, उत्कर्ष ने नोट कर लिया भाई, दूसरे स्टूडेंट बोलिए। ठीक है, श्रेया ने भी लिख लिया। अब बात करते हैं अगला हेडिंग, जिसको हम बोलते हैं एलोट्रोपिज्म। हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग एलोट्रोपिज्म। एलोट्रोपिज्म क्या होता है पहले समझते हैं, 9th-10th में जाएंगे। एलोट्रोपिज्म की डेफिनेशन आप 9th-10th में भी पढ़े हैं। एलोट्रॉप जिसको बोलते हैं, एलोट्रोपिज्म का मतलब होता है एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मतलब उसका केमिकली जो फार्मूला है वो चेंज नहीं होता, फिजिकली वो चेंज हो जाता है। उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एलिमेंट की एलोट्रोपिज्म। और इसमें सबसे टॉप पर जो एलिमेंट है उसका एलोट्रोपिज्म आपको स्टडी करना है। और सबसे टॉप पर कौन है? कार्बन। इसी के एलोट्रॉप्स दुनिया में धरती पर बहुत सारे हैं। और कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है वो 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और दूसरा एमार्फस। एमार्फस या क्रिस्टलाइन, एक 2 टाइप के एलोट्रॉप्स कार्बन के। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स वो होता है, डेफिनेशन बोलूंगा, जिसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट प्रॉपर मैनर में हो, रेगुलर अरेंजमेंट में, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। और जिसमें अपने पार्टिकल का, एलिमेंट का अरेंजमेंट इरेगुलर हो, कोई कहीं भी अरेंज हो जाए, मॉलिक्यूल सॉलिड हो जाए, उसको बोलते हैं एमार्फस और क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें आप एक को बोलते हो कोक, दूसरे को बोलते हो आप चारकोल, और भी है इसमें। अब चारकोल फिर 2 टाइप का होगा, एक वुड चारकोल, ये प्लांट चारकोल में आता है, और दूसरा चारकोल होता है एनिमल चारकोल। अब दुनिया में वुड चारकोल की तो कमी हो चुकी है, क्योंकि जनता ने धरती से सब प्लांट को खत्म ही कर दिया, तो प्लांट से कहाँ वुड चारकोल मिलेगा आपको। कोक धरती से हम ऑब्टेन करते हैं मशीन के थ्रू। वुड चारकोल ये कम हो चुका है, लोगों ने प्लांट ही काट कर खा पी गए, उसी में से फिर कोरोना वायरस निकला। अब चाहिए वापस से लोगों को प्लांट। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, तो इसी के कारण नेचर चेंज हुआ, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई, और जैसे ही ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई वायरस ने अटैक कर दिया। इसी तरह एनिमल के 2 चारकोल होते हैं। एनिमल में ब्लड चारकोल होता है,
और बोन्स चारकोल। ब्लड चारकोल बनाने की जो मेथड है वो ब्लड को लेते हैं हाई टेम्परेचर पे, उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है बर्निंग करके, तो ब्लड चारकोल का फॉर्मेशन हो गया। वुड चारकोल का भी यही प्रोसेस है, बोन चारकोल को भी यही प्रोसेस है। बोन्स को कलेक्ट करते हैं चैम्बर में और उनको बर्निंग करके उसका पाउडर बनाते हैं, मींस ये बोन चारकोल हुआ। बोन चारकोल को हम शुगर की इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करने में, कलर को सेपरेट करने में बोन चारकोल को यूज करते हैं, ताकि वहां पर शुगर स्वीट टेस्ट में आ जाए, ज्यादा मीठी हो जाए। बोन चारकोल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? शुगर की कलर इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने में। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन पे आ जाते हैं। ये तो आलतू फालतू बात है, ये आपको ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स 3 है और ये सिलेबस में है, इन्हीं को आपको याद करना है। पहले का नाम है डायमंड, दूसरे का नाम है ग्रेफाइट और तीसरे का नाम है फुल्लेरीन। ये 3 एलोट्रॉप्स क्रिस्टलाइन है डायमंड, मतलब कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। सबसे पहले बात करेंगे डायमंड की। डायमंड के अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अब ये ध्यान रखिए, एलोट्रॉप्स कार्बन का है तो उसमें कोई दूसरी चीज नहीं होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ही होंगे केवल। और डायमंड का कलर अलग होता है, डायमंड शाइनिंग वाला व्हाइट कलर का, और ये ग्रेफाइट ग्रे कलर का। मतलब दोनों के फार्मूले कार्बन है बट फिजिकली ये डिफरेंट है, ये ग्रे कलर का है व्हाइट कलर का। तो डायमंड के अंदर जितने भी कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब उन सबके चारों ओर क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन। इसके चारों साइड भी 4 कार्बन आएंगे, इसके साइड भी 4 कार्बन। इस तरह एक कार्बन के सराउंडिंग स्पेस में, एक कार्बन के सराउंडिंग स्पेस में 4 कार्बन होंगे, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का डायमंड के। और इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी शेल में, और चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इसलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? बैड कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। लेकिन डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण कैसा होता है? हार्ड सब्सटेंस है जो ग्लास कटिंग में यही यूज होता है। ठीक है, डायमंड के बारे में याद रखिए। ग्रेफाइट पे चलते हैं। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो है वैलेंसी शेल में, बट हाइब्रिडाइजेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? sp2, मतलब एक s ऑर्बिटल का, 2 p के, 3 इलेक्ट्रॉन केवल इन्वॉल्व हुए। एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, हर कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, और फिर वो 3D नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा साइड वाइड पाई बॉन्ड करेगा। इसके कारण ग्रेफाइट कैसा हो जाता है? सॉफ्ट कलर में ग्रे हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फुलेरिन को हम कल पढ़ेंगे, मतलब अगले टर्न पर पढ़ेंगे। अभी ये पूरी कहानी नोट करिए, उसके बाद अगली कहानी सुनाएंगे। लिखिए। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बोर्ड पर से चार्ट बना लीजिए, जाना नहीं है अभी, नोट करना है, लिखना है सब जितना पढ़ा है। बोर्ड पर से जितना मैंने आपको समझाया है वो सब लिख लीजिए। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन,
फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। ये एलोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन है। The properties of elements in which same chemical properties but different physical properties. और ये एलोट्रॉप से लिख लीजिए। आपको ये वाले जो एलोट्रॉप से क्रिस्टल आएंगे ये अपने सिलेबस में डिटेल है, इसलिए इनके बारे में याद रखिए। डिटेल भी क्या है, ये तो 9th-10th में आप पढ़ चुके हैं, वही सारे हैं। एक एक स्टेटमेंट में बोल देता आपको।